हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। अभी विंटर के टाइम में ये फूलों का सीज़न है, तो इस वक्त अगर आपने फूल नहीं लगाए हैं अभी, तो अभी शुरू कर दें। ये भी बहुत अच्छा टाइम है, अभी भी लगा सकते हैं आप, नवंबर के एंड में भी लगा सकते हैं। तो ये मार्च तक आपको कंटिन्यूअस, जब तक कि गर्मी टेम्परेचर ना बढ़ना शुरू हो जाए, तब तक आपको फ्लावरिंग देता रहेगा। तो उसके लिए हम किस तरह की मिट्टी तैयार करेंगे, क्योंकि ये सीजनल फ्लावर होते हैं तो इनके लिए थोड़ा अलग सी मिट्टी हमें तैयार करनी पड़ती है, बहुत नाजुक होते हैं। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि कैसे हम सीजनल प्लांट लगाएं और किस तरह से उनकी मिट्टी तैयार करें और किस तरह उनकी देखभाल करें। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। देखें, बहारों का सीज़न आने वाला है और ये जो 3 महीना होता है विंटर का, वो हम गार्डनर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं, क्योंकि अगर हमने सही ढंग से प्रिपरेशन की तो आप अभी देख ही रहे हैं, अभी जबकि बसंत नहीं आया है तो भी मेरे गार्डन में आप देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है ये। और ये हमें कंटिन्यूटी बरकरार रखनी है। और अगर आप लोगों ने अभी नहीं लगाया है तो मैं आप लोगों को दिखा दूं कि सैपलिंग्स आप मार्केट से भी ला सकते हैं, इस समय बहुत सारे अवेलेबल हैं, और नहीं तो आप इस समय सीड भी लगा सकते हैं। मैंने अभी कुछ दिनों पहले ये सीड लगाए थे और आपको मैं बताऊं कि ये मेरे ही अपने खुद के प्लांट के सीड थे जो करीब 2-3 साल पुराने थे। मुझे लगा था कि ये जर्मिनेट नहीं होंगे, लेकिन आश्चर्य है कि उसमें बहुत सारे बीज, सारे तो जर्मिनेट नहीं हुए जिस अकॉर्डिंग मैंने लगाया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे इसमें जर्मिनेट हो गए हैं। ये देखें, ये इसमें कुछ फ्लॉक्स के सीड हैं जो मैंने लगाए थे। अभी से करीब 20-25 दिन पहले का ये सैपलिंग है। 4 होली हॉक के सीड थे, वो देखें चारों के चारों जर्मिनेट हो गए हैं। और यहाँ पे ये कुछ प्लास्टिक फ्लावर करके एक कॉमन नेम है, इसका जो बोटेनिकल नेम मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी जो फ्लावर होते हैं वो प्लास्टिक की तरह दिखते हैं, इसलिए इसका कॉमन नाम प्लास्टिक फ्लावर के नाम से जाना जाता है। ये भी मेरे खुद के गार्डन में तैयार थे पिछले साल और वो मैंने लगाए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ सीड मेरे बिल्कुल भी जर्मिनेट नहीं हुए। ये पोर्शन आप देख रहे होंगे खाली हैं, वो सीड शायद ख़राब हो गए होंगे, क्योंकि कहा जाता है कि जो सीड, बहुत पुराने सीड नहीं लगाने चाहिए, लेकिन मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे लगाया तो उसमें से जो बेहतर 2-4 सीड बन पड़े थे वो निकल गए, बाकी ख़राब हो गए। और ये देखें, ये कॉक्सकॉम्ब है। आपने मेरे गार्डन में, मैं आपको अभी दिखाऊंगी, लंबे वाले जो एनुअल्स होते हैं वो देखे होंगे, वो सालों भर चलते हैं, लेकिन ये विंटर में ही रहते हैं और इसमें भी बहुत ब्राइट और खूबसूरत फ्लावर निकलते हैं। तो ये सब मैंने सीड से ही ग्रो किया है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इतना हेल्दी प्लांट निकला है। इसलिए आप जो भी फ्लावर चूज़ करते हैं लगाना, क्योंकि इसमें वैरायटी इतनी ज़्यादा है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लगाएं क्या ना लगाएं। कुछ प्लांट आप सेलेक्ट करें जो आपको अच्छे लगते हैं और उसका या तो सैपलिंग लाएं या फिर उसकी सीडलिंग तैयार करें। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप सीड से प्लांट ग्रो करते हैं तो वो आपके गार्डन में बहुत अच्छे चलेंगे, क्योंकि ये इसी इन्वायरमेंट में बड़े हुए हैं। और जो हम नर्सरी से लाते हैं उसमें से कुछ प्लांट ख़राब भी हो जाते हैं, क्योंकि छोटे होते हैं और इस एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो थोड़ी भी 19-20 अगर हो जाता है उनकी केयर करने में, तो वो इनिशियल स्टेज में ही ख़राब हो जाते हैं, या फिर आपकी मिट्टी अगर सही नहीं बनी हो तो भी गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मिट्टी कैसे प्रिपेयर करनी है। मैंने सीडलिंग के लिए अभी भी टाइम गया नहीं है, अभी टाइम है, आप उसकी सीडलिंग तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए अलग मिट्टी बनती है और जब हम इसे ट्रांसप्लांट करेंगे तो उसके लिए अलग मिट्टी बनाई जाती है, वो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। आज की इस वीडियो में मेरा मेन फोकस मिट्टी बनाने पे ही है, क्योंकि जो सीजनल फ्लावर होते हैं बहुत ही नाजुक होते हैं, उनमें मैक्सिमम जो फ्लावर होते हैं छोटे छोटे होते हैं, कम मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। पहले सीड लगाने के लिए जो मिट्टी बनाएंगे वो मैं दिखाती हूँ, क्योंकि मैक्सिमम जो सीजनल फ्लावर होते हैं उनके सीड बहुत बारीक होते हैं, और बारीक सीड होने की वजह से अगर आपकी मिट्टी सख्त हो गई तो वो फिर जर्मिनेट नहीं होंगे। तो इसके लिए बहुत हल्की मिट्टी बनानी है। आपको मैं नज़दीक से दिखाना चाहूँगी कि
अगर आप कोकोपीट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपके सीडलिंग बहुत अच्छे ग्रो होंगे। तो ये देखें यहाँ पे ये कोकोपीट प्लस वर्मी कंपोस्ट मिक्स है। इसको किस तरह से मिक्स करती हूँ वो मैं अभी आप लोगों को दिखा देखें। अगर आप लोग सॉइललेस मीडिया लेते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है सीड जर्मिनेशन के लिए, स्पेशली जो सीजनल फ्लावर के सीड होते हैं, विंटर फ्लावर। तो उसके लिए यहाँ देखें मैंने ये कोकोपीट रखा हुआ है। ये देखें ये कोकोपीट है। तो हम सिर्फ कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट इन्हीं दो चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास किचन वेस्ट है, बहुत अच्छे से बन के तैयार है, उसमें डिकम्पोज्ड अच्छी तरह से होना चाहिए, अदरवाइज़ उसमें फंगस लगने के चांसेस हो जाते हैं क्योंकि सीड बहुत बारीक होते हैं। इसलिए देखें, मान लें मैंने जैसे हाफ़ ये लिया है और इसमें हाफ़ में कंपोस्ट अच्छी तरह से डिकम्पोज हुआ अगर आपके पास किचन वेस्ट है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं तो वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें, ये मैंने यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट लिया हुआ है, तो इसको हम मिक्स कर देंगे। तो कोई चांस ही नहीं है कि आपके सीड जर्मिनेट नहीं होंगे। ये हाफ़ पोर्शन मैंने लिया है, हाफ़ कोकोपीट और हाफ़ इस तरह से। आपने देखा होगा मैंने मिट्टी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि बहुत बार मैंने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि डायरेक्ट मिट्टी में सीड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी हो जाते हैं। लेकिन ये जो मीडिया है ये सबसे बेस्ट है। जो भी आप इसमें बारीक वाले जो भी सीड लगाते हैं उसके ऊपर आधा इंच आप इस तरह से कोकोपीट, मान लें आपने सीड लगाया उसके बाद आधा इंच उसके ऊपर से फिर से कोकोपीट से ढक दें ताकि वो अच्छे से जर्मिनेट हो सकें। इवन इसमें मैंने नीम की खली का भी इस्तेमाल नहीं किया है। आप ये जो मेरे तीनों बास्केट देख रहे हैं जिसमें मैंने सीड जर्मिनेट किया है, इसमें भी नीम खली का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत ही नहीं है अगर इस तरह से स्वस्थ पौधे निकलते हैं, क्योंकि इसमें मिट्टी का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए फंगस लगने के चांसेस बहुत ही कम हैं। तो इस तरह से आप अपनी सीडलिंग तैयार कर सकते हैं। अब जब हमारे सैपलिंग इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, 3-3, 4-4 इंच के हो जाते हैं, उसके बाद आती है ट्रांसप्लांट करने की बात। तो हम इसके लिए कैसे, अगर आप शुरुआत में ही मिट्टी अच्छी बना लेते हैं तो आपको मार्च तक किसी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। मेरा बार बार यही कंसर्न होता है कि जो भी सीजनल फ्लावर होते हैं कुछ को छोड़ के बाकी तकरीबन सारे सॉफ्ट स्टेम होते हैं और बहुत नाजुक होते हैं। इसलिए हमें बहुत सिंपल वे में आप लोगों को ये मिट्टी तैयार करना बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने गार्डन सॉइल लिया है। ये आपको तकरीबन 8 to 9 पार्ट आप ले लीजिए और 1 से 2 पार्ट आप ये कोकोपीट का इसमें मिला लीजिए। ये इसलिए मिलाते हैं ताकि मिट्टी हमारी भुरभुरी रहे। देखें, ये हो गया। और इसमें हमें खाद मिलानी है। आपके पास जो भी खाद अवेलेबल हो मिलाएं, गोबर की खाद भी ले सकते हैं। वो हमें 1 से 2 पार्ट मिलानी है, क्योंकि जो सीजनल फ्लावर होते हैं उसमें बाद में हम धीरे धीरे जैसे वो उनकी अच्छी सी एक बार ग्रोथ हो जाए तो हम उसमें ज़्यादा फूल खिलने के लिए पोटेशियम रिच लिक्विड फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल करते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा खाद नहीं मिलाना है, क्योंकि मैंने शायद आप लोगों को बताया भी था कि जब इसके सैपलिंग इतने नाजुक होते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा खाद डालेंगे तो वो सड़ने गलने लगते हैं, जिससे बहुत मुश्किल हो जाती है। क्योंकि धूप की भी इंटेंसिटी बहुत कम रहती है, इससे हमें जितने ज़्यादा देर तक वो पानी के संपर्क में रहते हैं उतना ही ज़्यादा स्टेम के गलने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हमें थोड़ा ध्यान से इसमें वो 50-50 वाला रेशियो बिल्कुल नहीं रखना है। 1 भाग आपको, सिर्फ 1 से 2 भाग आपको कंपोस्ट की इसमें डालनी है। ये देखो, मेरी मिट्टी पहले से ही कंपोस्ट से रिच है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा कंपोस्ट इसमें नहीं मिलाया है। तो 1 भाग कंपोस्ट मिलाएंगे। और आपके पास अगर हल्दी पाउडर है, हल्दी पाउडर मैं हर वक्त मिलाने की राय देती हूँ। और 1 से 2 मुट्ठी इसमें नीम की खली मिला दें।
अगर वो भी अवेलेबल नहीं हो तो आप नीम की पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और चूँकि मेरी मिट्टी में ये नीम की खली सब हमेशा रहती है, इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने बता दिया कि आप लोग नीम की खली का इस्तेमाल ज़रूर करें। नीम की खली जनरली अगर आप लोग को नहीं मिल पाता है तो जो सूखी पत्तियों का हम इस्तेमाल करते हैं उसको आप अच्छे से 4-5 दिन धूप में सुखा लें और उसको क्रश कर लें। बहुत बढ़िया टेक्सचर उसका तैयार हो जाता है और मिट्टी में मिला लेने से फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और नीम की पत्तियां तो मुझे लगता है हर जगह अवेलेबल होती हैं, तो उसको अपने इस तरह के जो आप सीजनल फ्लावर वाले प्लांट हैं इसमें ज़रूर इस्तेमाल करें। जो भी प्लांट है उन सबको मैं लगा दूंगी, आप लोगों को दिखा देती हूँ बस 2-4 प्लांट। ये देखें, यहाँ पे जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो हम इसे उखाड़ेंगे नहीं जड़ों से, क्योंकि देखें उसमें भी प्लांट लग जाते हैं लेकिन हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, उसको सेटल होने में फिर 1 वीक का टाइम लग जाता है। और हमारे पास टाइम इस वक्त बहुत कम है, क्योंकि जब हम सीजनल फ्लावर लगाते हैं तो उसको मैच्योर होते होते ही टाइम लग जाता है और फिर फ्लावरिंग का टाइम बहुत कम हो जाता है। इसलिए कोई भी ऐसी गलती हम नहीं करेंगे जिसमें टाइम टेकिंग हो जो। तो अच्छा है, बहुत ध्यान से इसको इस तरह से, जो रूट है वो मिट्टी को छोड़े ना, इतना ध्यान रखना है आप लोगों को। अच्छे से डिवाइड करें और कोशिश करें कि ये काम आप शाम में करें। देखें बहुत ध्यान से, आराम से, ताकि ये टूटे ना, इसकी रूट ना टूटे। उसके बाद इसमें, और अगर आप दिन में लगाते हैं तो आप इसको छाँव में रखें, क्योंकि अभी भी धूप की इंटेंसिटी काफ़ी अच्छी है, तो आपका प्लांट ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। शाम में लगाने का एक बेनिफिट ये है कि इसको रात भर का टाइम मिल जाता है और फिर इसकी रूट स्टेबल हो जाती हैं। देखें इसमें मैं 2-2 प्लांट करके लगाऊंगी, क्योंकि ये बहुत बड़े नहीं होते। कॉक्सकॉम का जो भी सीजनल प्लांट, जो विंटर प्लांट आता है, वो उसकी जो रूट होती हैं बहुत छोटी छोटी होती हैं। तो इस तरह से आप इसको इस गमले में 2 लगा सकते हैं। आप लोगों को एक्सपीरियंस से पता चलेगा कि विंटर के जो भी फ्लावर आते हैं उसमें मैक्सिमम जो होते हैं वो छोटी हाइट के होते हैं, लेकिन कुछ हैं जैसे क्राइसैंथेमम, ये सब जो होते हैं ये थोड़े लंबे लंबे हो जाते हैं। तो लंबे जो भी एक तरह के प्लांट हैं उनको 10 इंच के गमले में लगाएं, और छोटे जैसे पिटूनिया है, कॉक्सकॉम है, इस तरह के जो छोटे पैंजी है, ये सब जो छोटे होते हैं इनको आप बास्केट में लगाएंगे, या जिनकी भी डेप्थ थोड़ी कम होती है, क्योंकि इन सब की रूट बहुत छोटी होती है। तो इसको आप जब बड़े कंटेनर में लगा देते हैं तो पानी की वजह से उसमें रूट रॉट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए उनको ऐसे कंटेनर में लगाएं जिससे कि पानी का बहुत ज़्यादा उसमें जमाव ना हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आप अपने प्लांट के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे, अब एक एक प्लांट करके तो हम नहीं बता सकते, इसलिए आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि छोटे, जिसकी रूट छोटी होती हैं, हाइट छोटी होती है, उसको आप छोटे कंटेनर में लगाएंगे, और जो लंबे जाते हैं, नीचे रूट भी डेप्थ में जाती है, उसको आप बड़े कंटेनर में लगाएंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।